आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है ब्रिटिश लॉर्ड सभा की संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट से तुलना। कि ब्रिटेन का लॉर्ड सभा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट है, उन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कि सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का उच्च सदन है, उसी प्रकार लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है। कि दोनों हैं, जो सीनेट है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्च सदन है कांग्रेस का, और लॉर्ड सभा वो भी ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। अब लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन माना जाता है शक्तियों की दृष्टि से, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की वह स्थिति नहीं होगी जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा की हुई है। अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनमें दोनों में क्या समानता है, क्या इनमें अंतर है, कौन शक्तिशाली है। तो इसके संबंध में मुनरो ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये विचार मुनरो ने व्यक्त किया है और उन्होंने माना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है सीनेट, वह संसार के द्वितीय सदनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब वो शक्तिशाली क्यों है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार लिंडसे रॉजर्स का यह कथन पूरी तरह सही है, सत्य है, कि उन्होंने कहा है कि सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में तो द्वितीय सदन की शक्तियाँ कम हुई है, परंतु सीनेट की शक्तियों का विस्तार हुआ है। ये बात लिंडसे रॉजर्स ने कही है। उन्होंने माना है जो सीनेट है वो विश्व का, संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन या उच्च सदन है। और जहाँ देखें तो अन्य देशों में द्वितीय सदनों की शक्तियाँ कम हुई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब देखें तो सीनेट और लॉर्ड सभा का जो रचना होती है, उसका गठन होता है, तो वो किस प्रकार से होता है। तो रचना की दृष्टि से या उसके गठन की दृष्टि से लॉर्ड सभा प्रमुखतः उत्तराधिकारी पद्धति पर आधारित एक पुलिंग तंत्रीय सदन माना जाता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित रूप से उनके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। कि अमेरिकी सीनेट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जहाँ देखें कि सीनेट की सदस्य संख्या 100 निश्चित है, जबकि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। 2010 में जहाँ उसकी सदस्य संख्या 743 थी और उसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट नए सदस्यों की नियुक्ति सीनेट में कर सकता है, तो उसकी संख्या निश्चित नहीं है, उसकी अधिक कम हो सकती है। और लॉर्ड सभा के सदस्यों की सदस्यता आजीवन प्राप्त रहती है। जो लॉर्ड सभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो आजीवन उनकी सदस्यता रहती है, जबकि सीनेट की सदस्यता उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कि देखें तो सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए किया जाता है, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत लॉर्ड सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर सम्राट द्वारा उनका मनोनयन किया जाता है, जो आजीवन होते हैं। जबकि सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और वो 6 वर्ष के लिए करती है। सीनेट एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रारंभ में जब 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान का गठन किया गया, तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 राज्य थे।
और 13 राज्यों से मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ। और उस समय देखें तो सीनेट की सदस्य संख्या 26 थी, लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, क्योंकि अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है और प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए 2 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा जाता है, चाहे वो राज्य बड़ा हो या राज्य छोटा हो। और 17वें संविधान संशोधन 1912 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता था। उनके सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा किया जाता था, लेकिन 17वें संविधान संशोधन 1912 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। कि 17वां संविधान संशोधन हुआ 1912, उसमें संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि अब सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। और यह संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित उन्हें किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया है और अब यह जनता की वैसी प्रतिनिधि हो गई है जैसी प्रतिनिधि सभा। तो अमेरिका के अंतर्गत जो सीनेट का महत्व बढ़ा, उसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि उसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिस प्रकार की संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के जो तृतीय सदन है, दूसरा सदन है, सीनेट है, और उसका एक प्रथम सदन है, प्रतिनिधि सभा है, तो दोनों सदनों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और हम देखें कि गणपूर्ति के संबंध में अध्ययन करें तो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की गणपूर्ति बैठक के लिए गणपूर्ति 3 सदस्यों की उपस्थिति है कि 3 सदस्य उपस्थित हो जाएंगे तो उसे गणपूर्ति मान लिया जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है कि कुल सदस्यों का बहुमत होगा तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। ये भी दोनों में अंतर है। अब हम उनके देखें कि शक्तियों के बारे में कि विधायी शक्तियों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करें, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों को तुलनात्मक अध्ययन करें तो साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की स्थिति अधिक शक्तिशाली है। जो साधारण विधेयक है उसके संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की जो स्थिति है वो अधिक मजबूत है, अधिक शक्तिशाली है। किससे? लॉर्ड सभा से। जहाँ तक विधेयकों के प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि कोई विधेयक है उसको प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो दोनों की स्थिति एक सी है कि दोनों सदनों की, लॉर्ड सभा की और जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा उसकी और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की स्थिति एक समान है, क्योंकि सीनेट और लॉर्ड सभा दोनों में ही साधारण विधेयक प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन सीनेट की स्वीकृति के बिना अमेरिका में जहाँ कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, वहाँ इंग्लैंड की लॉर्ड सभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है कि कोई साधारण विधेयक है उसे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ऐसा नहीं है, वहाँ दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित होना अति आवश्यक है। और इसके बाद वह विधेयक जो ब्रिटेन है वहाँ लॉर्ड सभा किसी विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और उसके बाद वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा की स्वीकृति का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब देखें कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1787 में आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में संविधान का निर्माण किया गया, तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया कि उन्होंने कहा कि संविधान के अंतर्गत शक्ति विभाजन होना चाहिए। शक्ति विभाजन का अर्थ है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और एक अंग के द्वारा दूसरे अंग के अधिकार कार्यक्षेत्र में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके कारण कि एक अंग दूसरे अंग पर संवैधानिक तरीके से नियंत्रण रख सके, क्योंकि अगर उन पर नियंत्रण नहीं होगा तो हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए। तो उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है।
पर उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को नहीं अपना सके। कि राष्ट्रपति है, प्रतिनिधि सभा है, तो उन पर भी नियंत्रण की एक संस्था होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक सीनेट की स्थापना की और उसको शक्तिशाली बनाया। और आगे देखें कि ब्रिटेन में विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसभा को या कॉमन सभा को प्राप्त है। और ब्रिटेन के अंतर्गत 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयक जो वित्त से संबंधित नहीं है, उसे कहते हैं अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। कि 1911-1949 के संसदीय अधिनियम से पहले लॉर्ड सभा और कॉमन सभा की शक्तियाँ समान थी, लेकिन इन दो संसदीय अधिनियम में आए उसके बाद लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम कर दी गई और कॉमन सभा की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। और लॉर्ड सभा द्वारा जो विधेयक है वो लोकसभा द्वारा दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय बीत गया हो तो वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है, लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। और आगे देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की बिल्कुल समान शक्तियाँ प्राप्त थी। कि साधारण विधेयक हमने देखा कि ब्रिटेन के अंतर्गत लॉर्ड सभा उसे 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, उसके बाद अगर दोबारा कॉमन सभा उसे पारित कर दे और सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ऐसा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत साधारण विधेयकों के संबंध में जो सीनेट है और प्रतिनिधि सभा है उनको दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक कि दोनों सदन को स्वीकार नहीं करते, कि दोनों सदनों के द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। और संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों की स्थिति पूर्णतः समान है। कि संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उसे सीनेट में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, उसे प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें, तब जाके वो संविधान संशोधन हो सकता है। आगे देखें कि और ही वित्तीय शक्तियों के बारे में जहाँ देखें कि जहाँ तक प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है कि वित्त विधेयक का प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, तो वित्त विधेयक न तो लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और न ही सीनेट। कि सबसे पहले ब्रिटेन में वित्त विधेयक कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये वहाँ पर प्रावधान है। लेकिन जहाँ लॉर्ड सभा उसके कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती, कि वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती और सीनेट केवल प्रारंभिक धाराओं को छोड़कर विधेयकों के संपूर्ण स्वरूप को बदल सकती है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। जो वित्तीय शक्ति लॉर्ड सभा के पास वो है कि सिर्फ 1 महीने रोक सकती है, जबकि अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी विधेयक के विषय में एक मत न हो तब तक यह संभव नहीं है कि विधेयक कांग्रेस से पारित समझा जा सके। कि वहाँ वित्तीय स्थिति देखें तो सीनेट की शक्तियाँ मजबूत हैं, जबकि लॉर्ड सभा वित्तीय क्षेत्र में कमजोर है। और संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, संविधान प्रावधान है। और ब्रिटेन में भी जो वित्त विधेयक है उस कौन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत होता है और सीनेट में नहीं। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझे जाएंगे जब कांग्रेस के दोनों सदनों से स्वीकृति प्रदान कर दें। और जहां देखें कि कार्यपालिका शक्तियां भी अमेरिकी सीनेट को संधियों की पुष्टिकरण का, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति की पुष्टिकरण का, विधि विभाग के विरुद्ध जांच का तथा युद्ध की घोषणा संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। और इन शक्तियों के द्वारा सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। इन शक्तियों के कारण सीनेट का महत्व प्रतिनिधि सदन से अधिक हो जाता है, किंतु ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वहाँ न्यायिक शक्तियाँ दोनों के पास प्राप्त हैं। और संविधान में संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के बारे में लॉर्ड सभा की स्थिति साधारण विधेयकों जैसी